बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 12 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऐलान के बाद नए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी सामने आ गया है। जब से ये खबरें चल रही थी कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, अगला जो सवाल पूछा जा रहा था वो यही था कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो इस सूरत में अगला नया वज़ीर आज़म कौन होगा। तो कल अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया और अब तहरीक अदम एतमाद के बाद नए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी सामने आ गया है। वो उम्मीदवार कौन सा है, एक तो इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी, आज की नाज़रीन हमारी खबर ये है कि हुकूमत नवाज शरीफ के साथ रब्ता करने पर गौर कर रही है। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है जो अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत नवाज शरीफ के साथ रब्ता करने पर क्यों गौर कर रही है, और अगर ये रब्ता किया गया, डायरेक्टली किया जाएगा, इनडायरेक्टली किया जाएगा और किस मामले पर किया जाएगा, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरी, आज की हमारी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्रंटमैन ने भी खामोशी को तोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वो फ्रंटमैन कौन है और किस मामले पर उन्होंने लबकुशाई की है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन तीनों खबरों की डिटेल में जाने से पहले, जो कल अपोजिशन की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर, मुश्तरका तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया गया है, इस अनाउंसमेंट के बाद जो सियासी रवाबत में, सियासी राब्तों में जो तेज़ी आई है, इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज सुबह साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने टेलीफोनिकली मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं और PDM के प्लेटफार्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी कता ताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। यानी PDM के प्लेटफार्म को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से छोड़ा जा चुका है। लेकिन कल जब PDM के प्लेटफार्म से इस अनाउंसमेंट का, बड़ी अनाउंसमेंट का और मुश्किल अनाउंसमेंट का ऐलान किया गया, तो आज सुबह मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो आसिफ अली ज़रदारी ने रब्ता किया है और इस रब्ते के ज़रिए साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई है कि PDM के प्लेटफार्म से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मुश्किल फ़ैसला किया गया है, इस मुश्किल फ़ैसले की सपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके फ़ैसलों के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के हवाले से PDM के प्लेटफार्म को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। यानी एक जानिब जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी PDM से कता ताल्लुकी कर चुके हैं, ला ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन वहीं ये डेवलपमेंट एक बड़ी सामने आई है कि उसी PDM के प्लेटफार्म को, उसी PDM के सरबराह को साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी फ़ोन करके अपनी मुकम्मल यकीन दहानी का यकीन कराते हैं। अच्छा, कल जब मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि क्या अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुकम्मल तौर पर यकीन है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई थी, मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं बल्कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, उस मुलाकात के बाद सवाल पूछा जा रहा था कि शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली ज़रदारी ने जो मौलाना फजल रहमान है, PDM के सरबराह हैं, उन्हें माइनस कर दिया है और अकेले मुलाकात कर ली और मुलाकात से पहले मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। तो कल जब ये सवाल पूछा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ से पूछा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ के मामले पर शहबाज शरीफ साहब तो आप दरमियान में मौजूद थे, लेकिन जो इख्तलाफात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के हैं, तो क्या इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आप दोनों के दरमियान खड़े होंगे? तो जो जवाब दिया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात जो है वो पीपल्स पार्टी के मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। और आज जो रब्ता हुआ है आसिफ अली ज़रदारी का मौलाना फजल रहमान के साथ, इस रब्ते से मुतल्लिक, टेलीफोन कॉल से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये जो शहबाज शरीफ की और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के पीछे भी मौलाना फजल रहमान की हिकमत अमली थी और मौलाना फजल रहमान के कहने पर ही आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। अब हम अपनी पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो एहतसाब का जो एक अमल है जिसका धड़न तख्ता हुआ है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप नाज़रीन ने साथ रहना है, जाना नहीं, बल्कि यहाँ पर उन दोस्तों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, नैब की जानिब से साफ़ पानी के मंसूबे के ऊपर शहबाज शरीफ के दामाद और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ जो है एक नैब रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया गया। हुकूमत की जानिब से जो नैब कवानीन में तरमीम की गई
और जब वो तरमीम की गई तो मैंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये हुकूमत की जानिब से एक ऐसा NRO दे दिया गया है जिसके बाद मुल्ज़मान बड़ी तादाद से एहतसाब अदालतों से बरी हो जाएंगे। तो उसी एहतसाब अदालत में तरमीम के बाद 16 मुल्ज़मान, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म अपना राजा कमरुल इस्लाम, जिन्हें 2018 के इलेक्शन से पहले नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी, 16 मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्त, जिसमें साफ़ पानी कंपनी के जो CEO थे वसीम अजमल की दरख्वास्त को एहतसाब अदालत ने मंजूर कर लिया और 16 के 16 मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया। लेकिन जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं अली इमरान और उनकी बेटी राबिया से मुतल्लिक जो इश्तिहारी होने की हद तक जो मुकदमा है उसे बरकरार रखा गया है। 23 सफ़ात का ये फ़ैसला अदालत की जानिब से कल जारी किया गया और ये फ़ैसला एहतसाब अदालत के जज साजिद अवान की जानिब से तहरीर किया गया। इस फैसले में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है कि नैब जो है वो मुकदमा साबित नहीं कर सका, प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित नहीं कर सका कि साफ़ पानी के मनसूबे में इलीगैलिटी क्या हुई है और कहाँ जो है वो शफाफियत को बरकरार नहीं रखा गया। फैसले में जज साहब की जानिब से कहा गया है कि इस मनसूबे में जो भी तरमीम की गई, जो भी तब्दीलियाँ लाई गई, वाज़ेह नज़र आ रहा है रिकॉर्ड को देखने के बाद, रिकॉर्ड को मुलाहिज़ा करने के बाद कि मनसूबे में जो तब्दीलियाँ की गई वो सिर्फ शफाफियत के लिए की गई थी ताकि मनसूबे में शफाफियत को हर हाल में बरकरार रखा जाए। अब ये नैब का रेफरेंस कलअदम हो गया, मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया, सिर्फ शहबाज शरीफ के दामाद और उनकी बेटी की हद तक मुकदमा रखा गया है और वो भी सिर्फ इसी हद तक कि अदालत उन्हें बुलाती रही लेकिन वो अदालत में पेश ना हुए तो उन्हें अदालत की जानिब से मफरूर करार दे दिया गया है। तो मफरूर होने की हद तक उनके खिलाफ कार्रवाई जब भी वापस आएंगे उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब मरकज़ी जो मुकदमा है जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया वही ख़त्म कर दिया गया है तो वो मुल्ज़मान जब अदालत के सामने, किसी भी अदालत के सामने जब भी सरेंडर करेंगे वो अदालत के सामने यही मुद्दा रखेंगे कि करप्शन का मुकदमा तो ख़त्म हो गया, हमें जो है वो इंतकामी तौर पे निशाना बनाया जा रहा था तो हम इसलिए पेश नहीं हुए थे, हम अदालत से माफ़ी चाहते हैं, अपने कंडक्ट के ऊपर अदालत से अपॉलोजी करते हैं। तो बाज़ार लगता है फिर ये मुकदमा भी शहबाज शरीफ के दामाद और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ भी इसी तरह से क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो एहतसाब का एक अमल नैब ने जिस तरह से रेफरेंस बनाए, अधूरे बनाए, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम में जो जुर्म है साबित करना मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास सबूत हो तो जुर्म साबित करना मुश्किल नहीं होता। ये भी जो दोस्त कहते हैं कि जुर्म साबित नहीं हो सकता, शवाहिद हों और बिल्कुल दुरुस्त शवाहिद हों, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने से वो डॉक्यूमेंट शवाहिद नहीं बन जाता। अगर ठोस शवाहिद हों तो मुल्ज़म को मुजरिम साबित करना अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, जब वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में जाता है तो कानूनी शहादत की रोशनी में उस डॉक्यूमेंट्स को फिर अदालत मुस्तरद कर देती है। लेकिन मेरा अपनी गुफ्तगू से बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो आज की हमारी पहली खबर है कि वज़ीर आज़म का नया उम्मीदवार सामने आ गया, उस पर आखिर पे रखते हैं। पहली खबर जो है कि नवाज शरीफ के साथ रब्ता करने के हवाले से क्यों गौर किया जा रहा है। कल नाज़रीन पंजाब का जो मेडिकल बोर्ड है जिसने नवाज शरीफ की जो मेडिकल से मुतल्लिक जो ओपिनियन है उस पर राय देने से इनकार कर दिया है। उस रिपोर्ट को, उस ओपिनियन को, डॉक्टर फ़याज़ शौल की जो एक ओपिनियन है नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक, उसे इनकार नहीं किया गया, उससे मुस्तरद नहीं किया गया। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से राय मांगी गई थी उस राय को देने से इनकार किया गया है। और मेडिकल बोर्ड का यह कहना है कि यह नामुकम्मल ओपिनियन है, इसमें किसी भी एक मुस्तनद रिपोर्ट के साथ कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं लगाई गई, किसी मेडिकल लैब की रिपोर्ट्स को लफ नहीं किया गया। तो इस सूरत हाल में इस नामुकम्मल ओपिनियन के ऊपर हम कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट या ओपिनियन नहीं दे सकते। नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद अब बताया जा रहा है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि जो आखिरी एक हमारी सीढ़ी रह जाती है, एक स्टेज रह जाती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि अगर हुकूमत ये समझे कि नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है और इस सिलसिले में मुकम्मल तावन नहीं किया जा रहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, तो हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ के मुआलिजीन के साथ रब्ता कर सकती है। तो अब इन पैरामीटर्स के ऊपर गौर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की नामुकम्मल रिपोर्ट आ रही है जिस पर मेडिकल रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा। ये हुकूमत सोच रही है, हुकूमत की जो लीगल टीम है वो इन पैरामीटर पर गौर कर रही है। तो फिर क्यों ना अगले मरले में जो नवाज शरीफ के मुआलिजीन हैं, डॉक्टर लॉरेंस, डॉक्टर फ़याज़ शौल, जिनकी आखिरी रिपोर्ट आई है, उनके साथ रब्ता किया जाए और उनसे कहा जाए कि ये जो आप ओपिनियन बना के नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दे रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में, इसके सपोर्ट में आपके पास कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, या तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे हवाले की जाएँ, या फिर दूसरी सूरत में बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के मुआलिजीन से कहा जाएगा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को नवाज शरीफ की सेहत का, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है वो जायज़ा लेने के लिए इजाज़त दी जाए और इस हवाले से आप हमारे साथ तामन करें ताकि पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक अपनी ओपिनियन जो है वो हुकूमत को दे सकें, ताकि जो लाहौर हाई कोर्ट में एक पेंडिंग मामला है उस पर फर्दर क्या एक्शन लेना, क्या एक्शन नहीं लेना, उस पर फिर फर्दर कार्रवाई का आगाज़ किया जा सके। तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत जो है
नवाज शरीफ के मौलजीन के ज़रिए नवाज शरीफ के साथ रब्ता करती है नहीं करती, लेकिन अगर मौलजीन की जानिब से वो मेडिकल रिपोर्ट फराहम कर दी गई तो हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ रब्ता करने की ज़रूरत बाकी ना रहे, या ये भी हो सकता है कि मौलजीन की जानिब से जो भी मौक़िफ़ दिया जाए उसकी रोशनी में फिर लाहौर हाई कोर्ट के साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो हुकूमत या हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत जो है वो रजू करे। पहली खबर के बाद, इस खबर के बाद जो अगली खबर है कि कप्तान के वो फ्रंटमैन कौन है जिन्होंने अपनी खामोशी को तोड़ा है, और वफाकी वज़ीर की डेवलपमेंट के बाद ये डेवलपमेंट क्या हुई है, इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने जो टॉप 10 वज़रा की फ़हरिस्त जारी की गई है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया, बाकायदा ख़त लिख दिया गया। अब जो फ्रंटमैन एक और मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के, चूँकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी वज़ीर आज़म का अगर कोई फ्रंटमैन वज़ीर होता है तो वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है, क्योंकि हुकूमत की जो भी पॉलिसियाँ होती हैं, जो भी फ़ैसले होते हैं, उसका प्रचार जो है वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से मीडिया पे आप किया जाता है। हुकूमत के फ़ैसलों का भी दिफा जो है वज़ीर इत्तलात व नशरियात ही करते हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो है वो मीडिया पर आए हैं और पहली बार उन्होंने इस अवार्ड सेरेमनी से मुतल्लिक टॉप 10 वज़रा की कारकर्दगी से मुतल्लिक उन्होंने लबकुशाई की है, और फवाद चौधरी कहते हैं कि समझ नहीं आए कि अवार्ड देने का मयार क्या था और इस बारे में समझाया जाना चाहिए। यानी फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें समझाया जाए कि अवार्ड देने का फार्मूला या मैकेनिज़्म क्या था। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 9 माह की कारकर्दगी पर यह वज़रा को अवार्ड दिए गए। मुझे इससे कोई मसला नहीं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है कि वो अपना भी इसमें जो मामला है वो शामिल कर रहे हैं कि मैं पूरी वजारतों को, पूरी हुकूमत का दिफा करता हूं, लेकिन मुझे भी अवार्ड नहीं दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन इस अवार्ड देने से बहुत सारे वज़रा नाराज़ हो गए हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो काबीना है उसमें फूट पड़ गई है जो टॉप 10 वज़रा को अवार्ड दिए गए हैं। तो एक बड़ा अहम मामला है। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ख़त लिख चुके हैं। अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से भी जो है वो इस बात का इजहार किया गया कि जो वफाकी वज़रा अपना असम्बली में आके अपने मामला का दिफा नहीं करते, उन्हें किस तरह से जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है। आखिरी जो खबर है कि नए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा, जब से ये बात चली है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लाना चाहती है, तो जो अगला सवाल पूछा जाता है तो फिर अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन का उम्मीदवार कौन होगा वज़ारत उज़्मा के लिए। तो अपोजिशन की जानिब से तो जवाब नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने, एक MN ने ख़ुद को नए वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर दिया है। आमिर लियाकत, जिनकी हालिया तीसरी शादी हुई है, उन्होंने टीवी चैनल पे आके बयान दिया है कि मैंने अपनी बीवी से चौथी शादी करने की भी इजाज़त ले ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट ये है कि तीसरी शादी करने के बाद अब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। जिस तरह से वज़ीर इमरान खान की पहली शादी हुई, बदकिस्मती से वो नाकाम हुई, दूसरी शादी हुई रेहाम खान के साथ, वो भी नाकाम हुई, और फिर तीसरी शादी उन्होंने अपना बुशरा बीबी से की, और बुशरा बीबी के साथ शादी करने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। लगता यह है कि आमिर लियाकत भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल निकले हैं। उन्होंने भी तीसरी शादी कर ली है, और तीसरी शादी करने के बाद अब आमिर लियाकत ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो नई उनकी तीसरी बीवी है दानिया शाह, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने चौथी शादी की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन ये मशरूत इजाज़त है। मैं अगर अपने खामन के साथ प्यार करूँगी, उनकी देखभाल करूँगी, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखूँगी, तो फिर ये चौथी शादी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो फिर ये लाजमी सी बात है, मैंने इजाज़त दे दी है, तो फिर ये चौथी शादी जो है वो कर लेंगे। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें, जिनकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।